चलो अब हाँ तो सर शुरू प्रॉफिट से जो शुरू है करते हैं। शुरू से शुरू करते हैं। चलो अब मत काटना। तो क्या है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कि सीवीपी एनालिसिस का पूरा नाम है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। क्या है ये एक टेक्निक है जो क्या करती है एग्जामिन करती है प्रॉफिट चेंज इन प्रॉफिट को इन रिस्पॉन्स ऑफ चेंज इन सेल्स वॉल्यूम कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है मतलब सेल वॉल्यूम में कॉस्ट में प्राइस में चेंज होने की वजह से प्रॉफिट में कितना चेंज आ रहा है उसको एनालिसिस करते हैं इस टेक्निक्स के थ्रू। ठीक है तो इसका मतलब क्या है इसमें तीन चीज़ों का जिक्र है सेल वॉल्यूम कॉस्ट और प्राइस यानी कि तीन चीज़ों से प्रॉफिट हमारा अफेक्ट होता है। एक सेल वॉल्यूम से और उसकी कॉस्ट से और प्राइसेस से। ठीक है सेल वॉल्यूम तो पता है क्वांटिटी ऑफ सेल्स की बात हो रही है। ठीक है कॉस्ट दो तरह की कॉस्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट होती है और वेरिएबल कॉस्ट होती है। ठीक है उनमें चेंज होने से क्या फ़र्क आएगा। ठीक है दूसरा प्राइसेस की बात हो रही है यानी कि सेलिंग प्राइस। तो इन ये तीन फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे प्रॉफिट को। ठीक है तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जो टेक्निक है वो इसी चेंज को कि इन तीनों के चेंज होने से प्रॉफिट पे क्या असर पड़ रहा है और कितना असर पड़ रहा है उसको एनालाइज करती है। ठीक है तो जो फर्म्स हैं वो सीवीपी एनालिसिस परफॉर्म करती हैं अपने फ्यूचर लेवल्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी को प्लान करने के लिए। ठीक है और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट विच प्रोडक्ट और सर्विस टू एम्फेसाइज मतलब कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा जिसमें कम प्रॉफिट होगा उसमें कम ध्यान दिया जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ सेल्स नीडेड टू अचीव अ टारगेटेड लेवल प्रॉफिट कि हमें जो टारगेटेड लेवल ऑफ प्रॉफिट है उसको अचीव करने के लिए कितनी सेल बढ़ानी पड़ेगी उसका डिसीजन लिया जाता है। द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू अवॉइड लॉसेज कि जो हमारे लॉसेज हैं उसको अवॉइड करने में कितना हमें रेवेन्यू करना पड़ेगा मतलब सेल करनी पड़ेगी जो हमारे लॉसेज है अवॉइड करने के लिए यानी कि उसको कम से कम ब्रेक इवन पॉइंट पे आने के लिए। ठीक है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे कंपनी को ना तो कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस होता है। तो वेदर टू इंक्रीज फिक्स कॉस्ट कि हम अपनी फिक्स कॉस्ट बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते। हाउ मच टू बजट फॉर डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर होते हैं उन पे कितना हमें खर्चा करना होता है। डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर जैसे कि सोशल कॉज के लिए खर्चा कर देते हैं डोनेशन कर देते हैं आसपास का एरिया में कुछ डेवलपमेंट का काम कर देते हैं बच्चों को पढ़ाने का काम कर देते हैं वो सब में कितना बजट हम निकाल सकते हैं अपने प्रॉफिट से। वेदर फिक्स कॉस्ट एक्सपोज द ऑर्गेनाइजेशन टू एन अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क क्या जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट कर रही है। क्या हमारी फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है जिससे हमारा रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ये सब चीज़ें हैं जिनको जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस करने के थ्रू। ठीक है तो अब जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है वो शुरू होती है हमारी इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है टोटल रेवेन्यू क्या है सेल्स होती है और प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड रेवेन्यूज सेपरेटिंग कॉस्ट इनटू। अब जो ये कॉस्ट है ये कॉस्ट दो तरह की होती है जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कौन कौन सी होती है फिक्स कॉस्ट होती है और वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो जो हम ये जो कॉस्ट वाला है अगर हम इसको तोड़ देते हैं तो प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट तो ये इसमें बदल जाता है। तो अब जो मार्जिन है द कंट्रीब्यूशन इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब कंट्रीब्यूशन क्या होता है इसमें एक नई चीज़ आई कंट्रीब्यूशन जो तुम लोगों को अभी पता नहीं होगी अब इसको समझ लेना। कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के लिए। ठीक है सीवीपी के लिए जो कंट्रीब्यूशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है टोटल रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है
टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको याद कर लो, ये हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। कंट्रीब्यूशन जो है हमें फिक्स बताता है कि कितना हम फिक्स कॉस्ट कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन ही हमें बताता है, कंट्रीब्यूशन जो है दो चीज़ें, पहले कंट्रीब्यूशन का लेवल मान लो अगर ये पूरा ये कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो अब इसमें से फिक्स कॉस्ट हमें कवर करनी होती है कंट्रीब्यूशन से, ये है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से हमें फिक्स कॉस्ट कवर करनी होती है, तो जितना हम फिक्स कॉस्ट कवर कर पाते हैं वो हम, और बाकी जो बचता है वो हमारा प्रॉफिट मार्जिन होता है। मान लो ये पूरा कंट्रीब्यूशन है, हमने इतना फिक्स कॉस्ट कवर कर लिया कंट्रीब्यूशन से, तो ये हमारा जो बाकी ये जो बचा ये प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मान लो ये पूरा कंट्रीब्यूशन है, हम इसमें से पूरा फिक्स कॉस्ट ही कवर कर पाए, तो इसका मतलब हमारे लिए प्रॉफिट के लिए कुछ नहीं बचेगा। और अगर मान लो ये फिक्स कॉस्ट इससे ज़्यादा हो गई कंट्रीब्यूशन से, तो इसका मतलब अब हमें लॉस होना शुरू हो गया, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन जो होता है उससे हमें क्या करना होता है, फिक्स कॉस्ट को कवर करना होता है। और कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब ये टोटल में भी हम दे सकते हैं और पर यूनिट में भी देख सकते हैं। पर यूनिट में पर यूनिट सेल्स प्राइस माइनस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। सिमिलरली द कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करके हमारा पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ जाता है, ठीक है। तो दोनों कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आर वैल्यूएबल टूल व्हेन कंसीडरिंग द इफेक्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑन प्रॉफिट, ठीक है। जब हम दोनों जो भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन या कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जो है दोनों बहुत वैल्यूएबल टूल्स हैं अपना प्रॉफिट पर इफेक्ट देखने के लिए, कंसीडर करने के लिए कि कितना प्रॉफिट पर इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा अलग तरीके से समझ लेते हैं। तो पहले हमें कुछ चीज़ों को इसमें समझना पड़ेगा। एक वेरिएबल कॉस्ट को हमें समझना पड़ेगा और एक फिक्स कॉस्ट को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है। कॉस्ट जो है वो टू टाइप में डिवाइडेड है, एक फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का नेचर भी हमें जानना चाहिए, ठीक है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हमारी टोटल कॉस्ट बन जाती है, ठीक है। अब इनका नेचर जान लेते हैं। ये फिक्स एक ग्राफ बना करके, अब इधर तो है वैल्यू और इधर है यूनिट्स और इधर है रुपीस, ठीक है। अब जैसे जैसे हमारे यूनिट्स बढ़ेंगे तो हम ये आगे चलते चले जाएंगे। मान लो यहाँ पे 100 यूनिट है, 100 यूनिट है, 200 यूनिट है, 300 यूनिट है, 400 यूनिट है, 500 यूनिट है, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसी रहती है, फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल पहले देख लो। एग्जांपल क्या है, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, ठीक है। अब तुम कितना भी प्रोडक्शन कर लो, फैक्ट्री का रेंट जो है वो कांस्टेंट रहना है। चाहे तुम वहाँ पे फैक्ट्री में 1 लाख यूनिट बना लो, चाहे तुम 2 लाख यूनिट बना लो, जो तुम्हारा लैंडलॉर्ड है वो तुमसे आके ये नहीं कहेगा कि आप इस बार तुमने 1 लाख यूनिट बनाए तो मुझे 20,000 रुपये दो, फिर अगली बार तुमने इस बार 2 लाख रुपये बनाए तो मुझे 40,000 रुपये दो। लैंडलॉर्ड ऐसा नहीं कहेगा। लैंडलॉर्ड से जो हमारा रेंट फिक्स है वो हमारा फिक्स्ड रहेगा, तो जो ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगी। इसका मतलब प्रोडक्शन कितना भी हो, जो फिक्स कॉस्ट है वो एक लेवल पे रहने वाला है, ठीक है। ये है फिक्स कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो फ्लक्चुएटिंग होती है। जैसे जैसे हम यूनिट बढ़ाएंगे हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, और अगर हम कम करेंगे तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कम होती जाएगी। इसके एग्जांपल हैं जैसे लेबर, जैसे रॉ मटेरियल, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। जितना हमारा यूनिट्स होंगे उस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, उसी हिसाब से रॉ मटेरियल लगेगा, उसी हिसाब से लेबर लगेगी। अगर एक यूनिट बनाना है तो मान लो 20 रुपए की लेबर लग रही है, तो अगर हम 10 यूनिट बनाएंगे तो वो 200 रुपये की लेबर बनेगी। अगर हम 100 यूनिट बनाएंगे तो वो हमारी 2000 की लेबर बनेगी। अगर हम 1000 यूनिट बनाएंगे
तो वो हमारी 20,000 के लेबर पर लगेगी। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, जैसे जैसे आउटपुट वेरी करता है हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी वेरी करती है, यानी कि ये एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के साथ जो है ये बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, सॉरी, ये ग्राफ हमारा बनेगा यहाँ पे। ठीक है, जब जीरो प्रोडक्शन होगी तो जीरो होगा, और जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ये बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ये वाला हो गया फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व और ये वाला हो गया वेरिएबल कॉस्ट का कर्व। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट आगे तक भी इक्वल रहेगा और वेरिएबल कॉस्ट आगे तक बढ़ता चला जाएगा। और अब टोटल कॉस्ट क्या होगी? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। जब हमने इसको फिक्स्ड कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दिया तो हमारा टोटल कॉस्ट का कर्व जो है वो यहाँ से चलेगा। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये ऐसे चलता चला सर जाएगा। हाँ सर, ये जैसे रेंट बताया कि रेंट तो सेम ही रहेगा, तो फिक्स कॉस्ट कैसे बढ़ेगी जब हमारा सब कुछ पहले से फिक्स हो रखा है कि इतना होगा, प्रोडक्शन कहाँ कम बढ़ हो या रही, ज्यादा हो वो तो फिक्स ही कहाँ रहना बढ़ है। रही? नहीं, फिक्स आपने अभी कॉस्ट तो बताया फिक्स है ना कि ये। नहीं, आप कह रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट आगे बढ़ जाएगी। नहीं, फिक्स कॉस्ट उतनी रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगी किसी भी हाँ कंडीशन में। हाँ, हर कंडीशन में फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। ओके सर। ठीक है, अब एक टाइप की कॉस्ट और होती है फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट तो समझ में आ गया, फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ते चले जाएंगे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। और टोटल कॉस्ट जो है वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का सम होता है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारी जो शुरू टोटल कॉस्ट जो है शुरू होती है फिक्स कॉस्ट के लेवल से, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट जीरो है तो जितनी हमारी फिक्स कॉस्ट है वही हमारी जीरो लेवल पे टोटल कॉस्ट होगी। जैसे जैसे यूनिट प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा, जितनी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है उतना उतना हमारे टोटल कॉस्ट भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब एक टाइप की कॉस्ट और होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सपोज करो अगर हमें इसमें गाड़ी का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हम 5 लोग हैं, 5 पर्सन हैं। ठीक है, हमें घूमने जाना है तो हम क्या करेंगे? एक गाड़ी बुक करेंगे। ठीक है, तो 5 पर्सन्स के लिए एक गाड़ी होगी, फिक्स्ड कॉस्ट है। यहाँ पर गाड़ी का किराया मान लो 6,000 रुपये है। तो अब ये 5, 1 से लेके 5 तक, 5 पर्सन तक 6,000 रुपये ही लगने हैं, चाहे 1 पर्सन जाए, चाहे 2 पर्सन जाए, चाहे 3 पर्सन, चाहे 4 पर्सन, चाहे 5 पर्सन। कितनी लगेगी? 6,000 लगेगी। जहाँ पर 5 पर्सन से एक ज़्यादा और हो गया वहाँ पे हमें एक और गाड़ी खरीद करनी पड़ेगी, बुक करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसकी भी कॉस्ट कितनी होगी? 6,000 रुपये होगी। तो एक पर्सन भी इंक्रीज करने के बाद अब ये 6 पर्सन से 10 पर्सन तक 6,000 रुपये इसके लगेंगे। ठीक है, तो ये दोनों प्लस करके अब दोनों का कितना हो जाएगा? 12,000 रुपये। यानी कि एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक वो फिक्स्ड रहती है, फिर जब वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन उसकी लिमिट से बढ़ता है तो वो फिर और इंक्रीज हो जाती है, और फिर जब उससे और बढ़ता है तो वो और इंक्रीज हो जाती है। मान लो अब यहाँ पे हमारे 10 थे, अब अगले 11 हो जाते हैं। तो जब 11 हो जाएंगे तो एक गाड़ी और बुक करनी पड़ेगी। ठीक है, जो बाकी को लेकर जाएगी, तो उसमें भी हमारे फिर 11 से 15 तक पैसेंजर उसमें जाएंगे, तो 6,000 रुपये इसके लगेंगे। तो जब हमारे 15 तक है तो कितनी लग रहा है? टोटल 18,000 लग रहा है। ठीक है, तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो होती है या सेमी फिक्स कॉस्ट, वो एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक इक्वल रहती है, फिर जब वो उस लेवल ऑफ उसकी लिमिट से ऊपर बढ़ता है तो फिर चेंज हो जाती है, फिर वो एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक इक्वल रहती है, फिर उसके बाद और बढ़ता है तो वो और बढ़ जाती है। यानी कि ये जो कॉस्ट है वो स्टेप में बढ़ती है। मान लो पहले इतनी रहेगी, इक्वल रहेगी, फिर जब उसका लिमिट पूरा हो जाएगा फिर वो बढ़ जाएगी, फिर इक्वल रहेगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर इक्वल रहेगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर इक्वल रहेगी। ठीक है, ये इस तरह से स्टेप में बढ़ती है, तो इसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है। ठीक है, इसमें कुछ पार्ट जो है वो वेरिएबल होता है, कुछ पार्ट जो होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, मान लो इसमें इतना तो समझ लो ये फिक्स्ड है, बाकी वेरिएबल है।
इतने तक फिर वेरिएबल है। कभी कभी यहाँ पे ये 5-5 के हिसाब से था, कभी कभी 1 के हिसाब से होता है। जैसे मान लो गाड़ी में, गाड़ी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। गाड़ी में हम अगर गाड़ी बुक करते हैं तो वो इस हिसाब से होता है कि तुम्हारे फर्स्ट किलोमीटर के 100 रुपीज़ लगेंगे और उसके बाद 10 रुपीज़ पर किलोमीटर लगेंगे। तो अब इसमें क्या है, ये 100 तो फिक्स्ड है। अब चाहे तुम 10 किलोमीटर जाओ या 20 किलोमीटर जाओ, ये 100 रुपये पहले किलोमीटर के फिक्स्ड है। उसके बाद जितने किलोमीटर बढ़ते चले जाएंगे 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बढ़ते चले जाएंगे। तो इसका मतलब इसमें कुछ पार्ट फिक्स्ड का होता है, कुछ पार्ट फ्लक्चुएटिंग उसका होता है, वेरिएबल का होता है। तो यानी कि जो ये फिक्स पार्ट है, अगर जीरो भी है, तुमने गाड़ी बुक करी है, तुम आधा किलोमीटर भी चलोगे तो ये 10 रुपये तो तुम्हारे, 100 रुपये तो तुम्हारे लगने ही लगने हैं। उसके बाद 10 रुपये के हिसाब से जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ेंगे वो तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, कि कुछ पार्ट इसमें फिक्स्ड है, कुछ पार्ट इसमें वेरिएबल है। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा कॉस्ट का क्लियर कि कॉस्ट दो तरह की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड रहती है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो वेरी करती है विद द आउटपुट, लेवल ऑफ आउटपुट, कि जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट तुम्हारा घटता बढ़ता है, वेरिएबल कॉस्ट भी तुम्हारी घटती बढ़ती है। टोटल कॉस्ट जो होता है वो सम होता है फिक्स कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट का। और कुछ कॉस्ट तुम्हारी सेमी वेरिएबल भी होती हैं, जो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती हैं। कुछ लेवल तक वो फिक्स रहती है, फिर लेवल बढ़ने के बाद वो बढ़ जाती है, फिर फिक्स रहती है, फिर लेवल बढ़ने के बाद फिर बढ़ जाती है। और कुछ होती है कि उसका एक बेस प्राइस होता है, बेस कॉस्ट होती है, उसके बाद जैसे जैसे यूनिट ऑफ आउटपुट पर बढ़ते हैं वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट की हम बात कर रहे थे अभी तक, टोटल में बात कर रहे थे। किसमें बात कर रहे थे? टोटल में बात कर रहे थे। टोटल कॉस्ट की, टोटल फिक्स कॉस्ट की, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। ठीक है, अब हम बात करेंगे पर यूनिट कॉस्ट की। मान लो तुम्हारे फैक्ट्री का रेंट गया है 1 लाख। ठीक है, रेंट गया है 1 लाख का। अब चाहे तुम कितने भी यूनिट बनाओ, तुम्हारा वो 1 लाख का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। ठीक है, अब इससे फर्क क्या पड़ेगा यूनिट कम ज़्यादा बनाने से? मान लो अगर तुमने 10,000 यूनिट्स ही बनाए, तो तुम्हारी अगर पर यूनिट कॉस्ट निकालनी हो, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी हो, तो कैसे निकालोगे? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। तो जब डिवाइड किया तो कितनी रुपीज़ आई? 10 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, और जब तुमने 20,000 यूनिट बनाए, ये कितना था? 10,000 यूनिट प्रोड्यूस था। जब तुमने 20,000 यूनिट्स बनाए, तब पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई? पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000। ठीक है, तो तब आई 5 रुपये। तो हमने क्या देखा कि जैसे हमने अपनी आउटपुट का लेवल बढ़ाया 10,000 से 20,000, तो हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो डिक्रीज कर गई। ठीक है, लेकिन ये किसकी बात करें? पर यूनिट की। ठीक है, तो पर यूनिट में जो फिक्स कॉस्ट होती है वो वेरिएबल हो जाती है। ठीक है, यानी कि अगर तुम यूनिट पर अपनी आउटपुट बढ़ाओगे तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होती चली जाएगी। अगर तुम अपने यूनिट ऑफ आउटपुट कम कर दोगे तो तुम्हारी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पर यूनिट में फिक्स कॉस्ट का नेचर चेंज हो जाता है। इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट भी देख लो। वेरिएबल कॉस्ट, मान लो तुम्हारे वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपीज़ है। ठीक है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपीज़ है। तो अब चाहे तुम 1 यूनिट बनाओ, चाहे तुम 10 यूनिट बनाओ, चाहे तुम 20 यूनिट बनाओ, जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है वो तुम्हारी 20 रुपये ही लगनी है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये ले लो मिल्क का। एक कप चाय, 1 कप टी बनाने में अगर तुम्हारा 5 रुपए का मिल्क लग रहा है, तो चाहे तुम वहां पर 100 टी कप्स बनाओ, चाहे तुम वहां पर 1,000 टी कप्स बनाओ,
मिल्क जो है उतना ही लगेगा जितना एक कप में लगता है, यानी कि 100 कप में भी पर यूनिट मिल्क जो है वो 5 रुपए का ही लगेगा, और 1000 में भी पर पर यूनिट जो है तब भी वो 5 रुपए का ही लगेगा। ठीक है, तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो फिक्स्ड होती है। तो अब हम इसका एक समरी अगर बना लें। ये वेरिएबल आना, क्या ये वेरिएबल वाला समझ नहीं आया, मतलब 5 रुपए का कैसे? मतलब, अगर तुमने एक कप चाय बनाई है तो उसमें 5 रुपए का दूध चल रहा है, पड़ रहा है पर कप। अगर तुम 10 कप चाय बनाओगे तो उसमें भी 5 रुपए का ही दूध पड़ेगा पर कप। पर यूनिट की बात कर रहे हैं, टोटल की नहीं। ये टोटल में फिक्स तो हो गया बढ़ ना, जाएगा। ये हाँ, ये फिक्स, बढ़ जाएगा। वेरिएबल ये फिक्स हो कॉस्ट, गया। वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल रहे, फिक्स्ड रहेगी पर ओके, यूनिट में। यस सर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक वो बना लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, पर यूनिट और टोटल। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स बना रहे हैं जिसमें ये वाला कॉलम जो है वेरिएबल कॉस्ट को शो करेगा, ये वाला कॉलम फिक्स कॉस्ट को शो करेगा, ये वाला रो पर यूनिट को शो करेगी, ये वाली रो टोटल को शो करेगी। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कैसी होती है? फिक्स्ड होती है, इसका नेचर फिक्स्ड रहती है। पर यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट फिक्स रहती है, चाहे तुम 1000 यूनिट बनाओ चाहे 1,00,000 यूनिट बनाओ, वेरिएबल कॉस्ट बराबर ही लगेगी सब में। टोटल में वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो फ्लक्चुएटिंग होती है। ठीक है, जब हम टोटल की बात करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, तो फ्लक्चुएट करेगी। अगर तुम 1,00,000 यूनिट बनाओगे तो जो लगेगी, अगर तुम अपनी यूनिट ऑफ आउटपुट बढ़ाओगे तो वो कम होती चली जाएगी। मतलब अगर तुम 10,000 में 1,00,000 की लग रही है तो 1,00,000 में वो उतना ही मल्टीपल हो जाएगी जितना तुम्हारा आउटपुट मल्टीपल हुआ है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो पर यूनिट में वेरी करती है, फ्लक्चुएट करती है। ठीक है, जितने यूनिट ऑफ आउटपुट बढ़ते चले जाते हैं फिक्स कॉस्ट कम, पर यूनिट कम होती चली जाती है। ठीक है, पर यूनिट में फिक्स कॉस्ट कम होती चली जाती है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ते चले जाते हैं। टोटल में फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो फिक्स्ड रहती है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये बता रहा है उनका नेचर कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कैसी होती है, टोटल में कैसी होती है, फिक्स कॉस्ट में, उस फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट में नेचर कैसा होता है, टोटल में नेचर कैसा होता है। ठीक है, अब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को समझ लो। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में तुम्हें कुछ चीज़ें सीखनी है, वो क्या क्या है। एक के तुम्हें डिज़ायर्ड प्रॉफिट के लिए कितनी सेल करनी है वो निकालना। दूसरा, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना। ठीक है, ये चीज़ें तुम्हें सीखनी है। एक कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन तो क्लियर हो गया तुम लोग को, अभी बताया था कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सेल्स का हो या फिर रेवेन्यू का हो। ठीक है, ये टोटल सेल्स या रेवेन्यू, या फिर ये है टोटल में। और पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, ये टोटल कंट्रीब्यूशन, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट। पर यूनिट। ठीक है, इसमें दोनों चीज़ें पर यूनिट है। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद एक चीज़ निकाली जाती है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसको शॉर्ट में पीवी रेशियो भी कहा जाता है। ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स इंटू 100। ठीक है, ये वो
रेशियो है कि जो हमें बताता है कि सेल में कितना पार्ट हमारा प्रॉफिट का है। ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा प्रॉफिट का पार्ट शो करती है, लेकिन उस कंट्रीब्यूशन से हमें पहले अपनी फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी होती है। फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के बाद कंट्रीब्यूशन में बाकी सारा हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, वही जो मैंने एग्जांपल बताया था, ये हमारी कंट्रीब्यूशन है, ये प्रॉफिट का पार्ट है। अब इसमें से पहले हमें अपनी फिक्स कॉस्ट कवर करनी है। अगर हमारी इतनी फिक्स कॉस्ट है तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, अगर हमारी इतनी फिक्स कॉस्ट है तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, अगर हमारी पूरी फिक्स कॉस्ट है तो हमारा कुछ प्रॉफिट नहीं बनेगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें एक चीज़ और तुम्हें यहाँ पे क्लियर हो गई कि फिक्स, अगर हमारा कंट्रीब्यूशन के बराबर पूरा फिक्स कॉस्ट ही कवर करने में चला गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा, यानी कि ना हमें वहाँ पे लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। अगर हमारा फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन हो गया तो वो हमारा क्या कहलाता है, ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है वो। ठीक है, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100। अब ये पर यूनिट में निकाला जा सकता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स पर यूनिट इनटू 100। ठीक है, ये चीज़ें तुम्हें, एक फॉर्मूला पीवी रेशियो का याद रखना है, एक फॉर्मूला तुम्हें कंट्रीब्यूशन का याद रखना है। ठीक है, अब आ जाओ एक एग्जांपल लेते हैं। क्लियर है ना ये? ठीक है, यस सर। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमने एक शोरूम खोला है। ठीक है, इसमें विंडो लगी हुई है, गेट भी है एक। ठीक है, अंदर सामान भी रखा हुआ है, डमी खड़ी हुई है ये। ठीक है, हमने शोरूम खोला है कपड़ों का। ठीक है, क्लोथ्स का, गारमेंट्स का। अब जब हमने ये शोरूम खोला है तो ये हमने एक शोरूम किराए पे लिया है जिसकी फिक्स्ड, जिसका हमें एक रेंट देना है 50,000 का। ठीक है, हम इसमें दो ही चीज़ें ले रहे हैं बस, एक ही तरह की फिक्स कॉस्ट, एक ही तरह की वेरिएबल कॉस्ट, और कुछ नहीं ले रहे हैं। बस एक फिक्स कॉस्ट एक तरह की और एक तरह का एक रेंट, और ज़्यादा कॉस्ट इसमें नहीं ले रहे हैं, इसको जल्दी समझने के लिए। दूसरा चीज़, हम जब गारमेंट्स बेचेंगे तो उसमें हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, उस गारमेंट की कॉस्ट जो हम खरीद रहे हैं। ठीक है, अगर हम एक गारमेंट, एक कपड़ा बेचेंगे, एक सूट बेचेंगे तो एक सूट की कॉस्ट लगेगी, दो सूट बेचेंगे दो सूट की कॉस्ट लगेगी, तीन सूट बेचेंगे तीन सूट की कॉस्ट लगेगी। ठीक है, तो मान लो उसका वेरिएबल कॉस्ट, उसका एक का कॉस्ट मान लो 1500 रुपये। ठीक है, जो हमने खरीदा है, तो ये हो गई वेरिएबल कॉस्ट। तो दो ही कॉस्ट है, एक फिक्स कॉस्ट एक वेरिएबल कॉस्ट, जल्दी समझने के लिए। अब ये बताओ कि हमें, जो हमने ये शोरूम किया है, शुरू किया है, जिसमें हम सूट्स बेच रहे हैं, 150 रुपये का एक हमने ख़रीदा है और 2000 रुपये में वो बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस उसका 2000 रुपये है। तो हमें ऐसे कितने सूट बेचने पड़ेंगे जो हम, हमारा ये, जो हम नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन में आ जाए। तो वो देखने के लिए हम हर सेल पर अपनी वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर कर ही रहे हैं। हमने 2000 का बेचा, वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर हो गई। दो बेचेंगे, दो की वेरिएबल कॉस्ट की रिकवर हो जाएगी। तीन बेचेंगे, तीन की हो जाएगी। चार बेचेंगे, चार की। तो वेरिएबल कॉस्ट तो सेल के साथ साथ रिकवर होती चली जा रही है। तो ब्रेक इवन पॉइंट में आने के लिए हमें मेन अपना ये वाली कॉस्ट रिकवर करनी है। ठीक है, ये तो सेल के बाद जितनी सेल करेंगे उतनी रिकवर हो जाएगी। बाकी ये कितनी रिकवर होगी, इसके लिए हमें एक लमसम टोटल अमाउंट देखना पड़ेगा, टोटल क्वांटिटी देखनी पड़ेगी, कितने यूनिट हम बेचें जो हमारी ये कॉस्ट रिकवर हो जाए। तो पहले हमें ये देखना है कि ये जो 2000 का 2000 रुपये हैं, 2000 रुपये की उसका सेलिंग प्राइस है, उसमें से इसे रिकवर करने के लिए कितने बच रहे हैं। तो ये हमने एक 2000 का बेचा, पहले तो हमने इसमें वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर ली। ठीक है, बाकी फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के लिए कितने बचे बैलेंस, 500 रुपये। यानी कि हर यूनिट ऑफ सेल से हमें 500 रुपये फिक्स कॉस्ट के रिकवर हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम एक बेचेंगे
तो 500 रुपये ही रिकवर हो जाएंगे, 2 बेचेंगे 1000 रिकवर हो जाएंगे, 4 बेचेंगे तो 2000 रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ऐसे कितने यूनिट हमें बेचने हैं जो हमारी ये फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए, वो देखने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे पर यूनिट रिकवर जो हम कर रहे हैं उससे। ठीक है, तो यानी कि ये 5000 रुपये कब हम रिकवर कर पाएंगे 50,000 रुपये, जब हम ये 2000 रुपये के 1500 रुपये वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करने के लिए बाद 500 रुपये पर यूनिट फिक्स कॉस्ट रिकवर करेंगे, तो 100 यूनिट, यानी कि जब हम 100 यूनिट बेच पाएंगे तो 500 के हिसाब से हम ये 50,000 जो है रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेथड है ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का। तो ये हमारा हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो हमने इसमें किया क्या, ये जो था हमारा, हमने इसको कैसे निकाला था, अपना सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ऊपर बताया था, कंट्रीब्यूशन होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है। ठीक है, और ऊपर हमने किससे डिवाइड किया है, इसको डिवाइड किया है किससे, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड किया है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो, अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना हो, ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि वो पॉइंट निकालना हो जहाँ पे हमें ना तो कोई लॉस होगा ना कोई प्रॉफिट होगा, यानी कि जिससे हमारी फिक्स कॉस्ट सारी रिकवर हो जाए। उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, यहाँ पे हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही रखना है, टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं रखेंगे। टोटल कंट्रीब्यूशन रखेंगे तो हमारी गड़बड़ हो जाएगी क्वेश्चन में, हमेशा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का यूज़ करना है। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा यूनिट में निकल के आएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे क्या निकल के आया, 100 यूनिट निकल के आया है। तो अब दूसरा है कि अब मान लो यहाँ पे हमने सिर्फ अपना 50,000 रुपये रिकवर करने का हमारी नज़र में था। अगर हमें यहाँ पे चाहें कि हम 50,000 रुपये प्रॉफिट भी कमा लें, ठीक है, तो हमें कितना रिकवर करना पड़ेगा, एक तो ये 50,000 रुपये रिकवर करने पड़ेंगे प्लस 50,000 रुपये प्रॉफिट भी कमाने पड़ेंगे, यानी कि हमें टोटल कितना रिकवर करना पड़ेगा, हर यूनिट से तो 1500 रुपये तो वेरिएबल कॉस्ट के, बाकी इस 500 रुपये से हमें टोटल कितना लेना पड़ेगा, ये 1 लाख रुपये कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, 50,000 रुपये प्रॉफिट कमाने के लिए, यानी कि पहले हमें कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन होगा उसमें से 50,000 रुपये हमारे फिक्स कॉस्ट के रिकवर करने पड़ेंगे, 50,000 रुपये हमें प्रॉफिट के कमाने पड़ेंगे। इस तरह से होना, हमें टोटल कंट्रीब्यूशन इतना लाना पड़ेगा, यानी कि कितना, 1 लाख रुपये कवर करना पड़ेगा। तो अब ये 1 लाख रुपये कमाने के लिए कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे, तो उस 1 लाख को हम डिवाइड करेंगे 500 से। तो यहाँ पे ये 1 लाख कैसे आया, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका मतलब हमें सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट निकालने के लिए, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो यानी कि अगर हमारा रेंट 50,000 का है और सूट की कॉस्ट 1500 रुपये की है और उसका सेलिंग प्राइस 2000 रुपये का है, तो अगर हमें 50,000 रुपये कमाने होंगे तो कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे, वो निकालने के लिए 50,000 प्लस 50,000, 50,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1500। ठीक है, ये सेल्स हो गई, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई, दोनों ये कंट्रीब्यूशन है हमारा माइनस करने के बाद। तो इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 500। ठीक है, तो 2 0 और ये 2। तो इसका मतलब जब हम 200 यूनिट्स अपने सेल करेंगे तब हमारा क्या होगा, 550,000 का प्रॉफिट होगा। इसी तरह से अगर तुम अपना लेवल ऑफ प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हो, 1 लाख करना चाहते हो 50,000 की जगह, तो यहाँ पे जो डिजायर्ड प्रॉफिट हमने 50,000 रखा है, ये 50,000 की जगह यहाँ पर हम 1 लाख रख देंगे, यानी कि टोटल हम 1.5 लाख को 500 से डिवाइड करेंगे फिर। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये सेल्स जो निकल रही है ये भी हमारी यूनिट्स में निकल रही है। ठीक है,
अब अगर हमें इसको सेल्स को यूनिट की बजाय किस में निकालना हो, रुपीस में निकालना हो, ठीक है, ये तो क्लियर है ना पूरा? यस सर। ठीक है, अगर हमें सेल्स को यूनिट की जगह रुपीस में निकालना हो तो ये हमें यूनिट पता है। अगर हमें ये निकालना हो कितने रुपए की सेल करनी है, तो उस यूनिट से, नंबर ऑफ यूनिट से अगर हम उसके सेल्स प्राइस को मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल सेल्स आ जाएगी। रुपीस। यानी कि हाँ, तो रुपीस में निकालने के लिए क्या करना है, इसको सीधा सीधा उसके सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, तो वो हमारी सेल, टोटल सेल आ जाएगी। यानी कि अगर यहाँ पे हमारे 1,000 यूनिट्स आए थे, तो एक यूनिट हम 2,000 का बेच रहे थे, तो कितने की सेल करनी है, 2 लाख रुपए की सेल करनी है। यानी कि अगर रुपीस में निकालना है तो इंटू एसपी कर दो। अब इस फॉर्मूले से हम एक शॉर्ट डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम ड्राइव कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला आया, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेल्स प्राइस पर यूनिट, ठीक है। अब इसमें देखो इसका क्या होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का। सर ऐसे समझ नहीं आ रहा, स्क्रीन तो शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी। मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करके मैं शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। अगर स्क्रीन शो नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, सुनते रहो कम से कम, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसका हमारा हमने एक फॉर्मूला भी देखा था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेल्स पर यूनिट इज इक्वल टू होता है हमारा पीवी रेशियो, ठीक है। इंटू 100 भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा अगर हम इंटू 100 कर देंगे तो। अब क्या है, ये होता है हमारा पीवी रेशियो। इसका मतलब हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, यहाँ पे ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, वहाँ पे ऊपर जो है ये ऊपर चला गया, यहाँ पे ये नीचे था, यहाँ पे ये नीचे आ गया, ये ऊपर था। इसका मतलब क्या है, इसको उल्टा उलट दें अगर, तो 1 अपॉन पीवी रेशियो इज इक्वल टू सेल प्राइस पर यूनिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो अब हमने इसको उलट दिया, इसका मतलब यहाँ पे ये अपोजिट है, तो ये वाला रखा जाएगा 1/पीवी रेशियो। तो इसका मतलब ये ड्राइव होके क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। अगर ये हमने परसेंटेज में निकाला है तो यहाँ पे 100 भी लग जाएगा, अगर परसेंटेज है तो 100 भी लग जाएगा, अगर परसेंटेज में नहीं है पीवी रेशियो तो 100 नहीं लगेगा। ये 100 तभी लगेगा जब पीवी रेशियो 100% परसेंटेज में है, ठीक है। तो अब पीवी रेशियो आ गया, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो जरूरी नहीं है पर यूनिट से भी निकाला जाए, पीवी रेशियो हमारा टोटल से भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन, वो क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक, इसे बोलेंगे ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज, ठीक है, इज इक्वल टू होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। इसी तरह से ब्रेक इवन सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, ब्रेक इवन सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट इन रुपीज, तो वो हो जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ठीक है। अगर परसेंटेज में तो 100 आ जाएगा ऊपर, और अगर परसेंटेज में नहीं है तो 100 नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अब इसको समझ लो, अगर हमें वहाँ पर रुपीज़ में निकालना हो, तो ये जो हमने यहाँ पे निकाला था यूनिट्स में, अगर हमें ये रुपीज़ में निकालना हो डायरेक्ट, तो कैसे निकालेंगे, पहले हमें पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा। पीवी रेशियो के 2 फॉर्मूले होते हैं, टोटल में होता है, पर यूनिट में भी होता है। तो पहले तो पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा। पीवी रेशियो कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेल्स पर यूनिट इंटू 100,
ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वहाँ पे कितना था, 500 था। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और सेल्स पर यूनिट कितना था 2000 रुपये इंटू 100। ठीक है, तो ये जीरो इससे जाएगा, ये जीरो इससे जाएगा, इससे जाएगा, तो कितना है 25%। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा 25% है। तो अब हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, ब्रेक इवन सेल्स निकालना है इन रुपीज, इज इक्वल टू होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 50,000 रुपये था, पीवी रेशियो कितना है 25% है, तो इंटू 100 लग जाएगा। ठीक है, परसेंट में तो ये कितना हो गया 5, इससे डिवाइड करेंगे 4 से आएगा, 4 5 20। ठीक है, 2 लाख रुपीज आ गया। इसी तरह से अगर हमें सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट निकालना है, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, ये भी रुपीज में निकालना है, तो इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, पीवी रेशियो परसेंटेज में था, तो फिक्स कॉस्ट कितना 50,000 प्लस 50,000 डिजायर्ड प्रॉफिट है, अपॉन पीवी रेशियो 25%, परसेंटेज में तो 100। ठीक है, परसेंटेज में कब नहीं होता जब अगर ये 2.5, यानी कि हम अगर इसको इस तरह से निकालते 500 डिवाइडेड बाय 2000। ठीक है, 20 पॉइंट आ गया, 2 से डिवाइड हुआ 0.25। अगर हम वहाँ पर परसेंटेज में निकालते 0.25 होता, तब ये हम यहाँ पे 100 नहीं लगाते, ये भी अगर ये 0.25 होता। यहाँ पे परसेंटेज में हमने कैलकुलेट किया था, तो इसलिए यहाँ पे 25 और यहाँ पे 100 रखा जाएगा। तो इज इक्वल टू 1 लाख अपॉन 25 इंटू 100, फिर ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 ये हो गया हमारा 4 लाख रुपीज़। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया रुपीज़ में निकालने का, ये ब्रेक इवन सेल्स निकालने का। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चलेगा कितना हम सेल कर सकते हैं, ब्रेक करना है हमें प्रॉफिट कमाने के लिए, और यहाँ पे हमें पता चला कितने रुपए की हमें सेल करनी है अपने आप को ब्रेक इवन पॉइंट में लाने के लिए। ठीक है, क्लियर है ये सबको? जी यस सर। सर। अच्छा, अब यस सर। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें तुम इसकी ये वाली थ्योरी पढ़ लेना, ये फॉर्मूले में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें फॉर्मूले अलग तरह से समझाए हुए हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेना। सपोज दैट अ शर्ट मैन्युफैक्चरर ABC Apparel wants to produce a new warm feel shirt and has forecast the following information. Price per shirt is 800, variable cost per shirt is 300, fixed cost related to shirt produced is 55 lakh, target profit is 2 lakh, estimated sales itna shirts, we determine the quantity of shirts needed for the target profit as follows. ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया कि ये बता दिया कि जो ये बेच रहे हैं शर्ट वो 800 रुपये की बेच रहे हैं, प्राइस ऑफ शर्ट, और उसकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 300 रुपये है। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है ऊपर वाला 800 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट उसकी 300 रुपये है, फिक्स कॉस्ट उसकी 55 लाख है। ये शायद इन्होंने मिस प्रिंटिंग कर दी होगी, शायद 55 लाख ही है या फिर 5,50,000 है। टारगेट प्रॉफिट 2 लाख का इन्होंने रखा है। तो कितनी सेल करनी है, तो क्या है, हमें पहले कंट्रीब्यूशन निकालना है। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कैसे होगा, 800 सेल्स है माइनस सेलिंग प्राइस है माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 300 है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 500 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो क्या हुआ 55 लाख को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 500 से। ठीक है, तो 2 जीरो जाएंगे, ये 5 से जाएगा, तो इसका मतलब कितना आ गया 11,000।
तो 11,000 शर्ट्स उसे बेचनी पड़ेंगी ब्रेक इवन के लिए। अगर उसे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है, टारगेट प्रॉफिट है, तो हम क्या करेंगे, टारगेट सेल निकालने के लिए, टारगेट सेल्स निकालने के लिए इज इक्वल टू 55 लाख प्लस 2 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय 500 ठीक है। ये तो हमारा किस में निकल के आएगा, उसमें यूनिट्स में निकल के आएगा। तो ये प्लस करने के बाद 57 लाख हो गया, 57 लाख हो गया, डिवाइडेड बाय 500, 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 20, 5 4 जा 20, 0 11,400, ठीक है, क्लियर है। ये रेवेन्यू है Yes. जो हमने, हाँ, ये वाला यूनिट्स में निकालने का बताया है, यूनिट, ये वाला इन्होंने रुपीज़ में निकालने का बताया है। तुम फॉर्मूले जो है वही वैसे ही लिखना जैसा मैंने बताया है। नोट करने तो नोट कर लो ये फॉर्मूले, या इसको शेयर करना है, चलो इसको शेयर कर दूंगा मैं तुम लोग, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर भी तुम्हें एक वो दिया हुआ है एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को देख लेना। और ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का बताया हुआ है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला भी इन्होंने अपना, मतलब लिखने का तरीका अलग है इनका, क्योंकि ये टाइपिंग की हुई है ना। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला यूज़ करना है, जो ये वाला मैंने बताया ना, ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसमें तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए, एक पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन निकालना आना चाहिए, ठीक है, पीवी रेशियो निकालना आना चाहिए, ठीक है। पीवी रेशियो के बाद तुम्हें एक ब्रेक बीईपी यूनिट्स और रुपीस दोनों का सीखना है, एक टारगेट सेल्स का यूनिट और रुपीस दोनों का है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें जो तुम्हें इसमें सीखनी है, और इसकी थोड़ी थ्योरी जो है पढ़ लेना, ये जो दी हुई है ऊपर, ठीक है, क्लियर है। तो अटेंडेंस तो लगभग सबकी हो गई होगी, तो सब अपनी अटेंडेंस कंप्लीट कर लेना जिसकी रह गई है। चलो, और कितने मैसेज आ जाते हैं? हाँ,